स्टार्ट करें। थैंक यू। वुमेन्स पीबीएसपी ऑपरेशन में जो सभी महिलाएं आज जुड़ी हैं, उन सभी को सादर प्रणाम और सादर सहत जय भीम। पीबीएसपी जैसे ये है कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है जो कि हम महाराष्ट्र से हमारे धीमांत पी.आर. अम्बेडकर साहब चला रहे हैं। पीबीएसपी एक ऐसी प्रोग्राम है जिसमें हम अपने समाज में स्पेशली महिलाओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, हमारा शोषण आज तक क्यों हो रहा है। इसमें हम जो मेन हेड्स हैं इसके, जैसे कल्चर का समझना, कास्ट का, व्हाट इज कास्ट एंड व्हाट इज कास्ट कल्चर, कास्ट स्टुपिडिटी, के कास्ट को हम क्यों आज तक जिए जा रहे हैं, क्योंकि कास्ट को जीना और कास्ट को जानना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो लास्ट वीक हमने कास्ट को कंप्लीट करा। सेकंड, इसमें एजुकेशन का आ जाता है कि हमारे जो बहुजन महापुरुष रहे हैं उनकी जो असल विचारधारा थी, जो उनका असल दर्शन था, रियल जो उनका जो हमें वो टीच करना चाहते थे, उनकी एजुकेशन फिलॉसफी, वो हम तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। तो एजुकेशन को, उनका जो असल दर्शन है वो सबको क्लियर करना, ये एक मेन चैप्टर पीबीएसपी का एक मेन प्रोग्राम आ जाता है। ऐसे ही थर्ड में आ जाता है थिंकिंग स्किल, देन कोऑपरेशन, एंड देन फिफ्थ इज सोशल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सारे समाज का दोबारा से पुनर्निर्माण करना। तो उसके अंतर्गत आज हम ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है जो एजुकेशन है, एजुकेशन ऑफ बहुजन नायक्स, वो हमने डिस्कस करनी है। एजुकेशन को भी हमने 4-5 आगे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज जो मेरा वक्तव्य रहेगा वो एशियंट एजुकेशन पे रहेगा। एशियंट एजुकेशन जो कि जैसे हम जो हमारा क्राइस्ट का जो जन्म है उसको, उससे पहले हम बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं, और उसके बाद एडी, आफ्टर द क्राइस्ट। तो जैसे हम सारे जानते हैं कि पहले जो हमारी सभ्यता, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता कह लो, जहाँ हम बुद्ध धर्म को जब हम जानते हैं, जहाँ अशोका द ग्रेट का जो पीरियड था वो एशियन पीरियड में आ जाता है, क्योंकि अशोका का जो काल है वो जो उसको उनके जो फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार, और फिर अशोका द ग्रेट, तो इन सबको टिल बृहद्रथ इसको मौर्य पीरियड कहते हैं, मौर्य काल कहते हैं। और ये सबसे गौरवशाली काल था हमारे भारत देश का। बट हम जब हम जब हम पढ़ लिख गए हैं, जब अब हम हमारे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो मनुवादी सिस्टम है जो हमारे देश की सरकारें चला रही हैं, वो क्या करते हैं कि जब हमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द मुगल पीरियड, कि जब वो बुद्ध धर्म का खात्मा कर देते हैं, बुद्ध धर्म का खात्मा कर देते हैं, तो उसके बाद ये जो इनकी मनुवादी ये जो अपने षड्यंत्र या कर्म कांड के साथ ये इतना कास्ट को थोप देते हैं, अज्ञानता लाद देते हैं, और इतना भय बना देते हैं कि जो अशोका का इतना जो उनका इतना अच्छा वर्क जो थिंकिंग स्किल पे उन्होंने करा था, जो इतना उन्होंने गौरवशाली राज, जिसको हम कहते हैं कि आज के भारत देश से जो 3 गुना भारत देश था उस वक्त, और सोने की चिड़िया कहलाया भारत देश, तो उसका वो पूरी तरह से तहस नहस करके, उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि वो स्पेशल उनकी आपस में फूट पड़ती है, और फिर बाद में वो बाहर के लोगों को भी आक्रमण के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये बहुत दुखद है कि हमें जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो हिस्ट्री है वो अशोका की, जो हमारा गोल्डन पीरियड है जब भारत सोने की चिड़िया बना, तो वो नहीं पढ़ाया जाता। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पीबीएसपी जैसे ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारे गोल्डन पीरियड से हमें इंट्रोड्यूस इसको हम लिबरेट करते हैं। तो इसमें जो सब तो जो सम्राट अशोक थे, उनके वक्त जब वो
जब वो जब वो अपना शासन में आते हैं, राजा बनते हैं, तो उस वक्त जो है जो 4 प्रकार की मेन विद्याएं पढ़ाई जाती थी, 4 प्रकार की। उसमें एक अनुवंश की आती थी, अनुवंश की विद्या, जिसको हम थिंकिंग स्किल कहते हैं, जिसमें ये आ जाता है कि हम किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे बाय मींस ऑफ रीजनिंग, तर्क करना। तो ये विद्या जो थिंकिंग स्किल है, सोच विचार या विचार कौशल की विद्या, वो एक मेन विद्या थी जब अशोका द ग्रेट अपना राज जब वो स्टार्ट करते हैं। अनुवंश की भी कहते हैं इसको और थिंकिंग स्किल कहते हैं। सेकंड थी त्रयी विद्या, इसमें 3 वेदों का ज्ञान दिया जाता था कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। और थर्ड थी वार्ता, वार्ता में आ जाता था कि कृषि, जैसे खेती का करना, जब व्यापार, गेन लॉस। मैडम आपका वॉइस नहीं आ रहा। बट जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने जो सबसे ज्यादा इसमें जो काम करा वो थिंकिंग स्किल या अनुवंश की विद्या पे काम करा। और हैरानी की बात है कि जब वो अपना राज्याभिषेक होता है और वो जब उनको कलिंगा का युद्ध के बाद जब वो अपनी अपनी पर्सनैलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो जब उनमें एक ड्रास्टिक, एक डायनामिक चेंज आता है कलिंगा युद्ध के बाद, तो उस वक्त वो जो थिंकिंग स्किल की विद्या थी, जो तब तक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण क्लास के लोग ही पढ़ सकते थे, बाकियों को उसको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो वो उस थिंकिंग स्किल की विद्या को पूरे साम्राज्य में लागू करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और कंपलसरी करते हैं। क्योंकि एक थिंकिंग स्किल की ही ऐसी विद्या है जो आज की एजुकेशन पॉलिसी में गायब है, और उसको, उसके गायब होने से ही हम आज तक वहीं के वहीं खड़े हैं। कितनी एडवांसमेंट होने के बावजूद आज भी, जैसे आजकल जो लेटेस्ट, जो आजकल अगर हम देखें जो मनुवादी मीडिया में चल रहा है कि स्वामी रामदेव कितने भयानक बयान दे रहे हैं। सारी विद्याएं अच्छी होती हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, बट वो जिस तरह से एक एलोपैथी का इतना मजाक बना रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो उनका विरोध कर दें। तो ये जो बैकवर्डनेस लाने की कोशिश हो रही है हमारे समाज में, बैकवर्डनेस लाने की जो कोशिश हो रही है मनुवादियों के द्वारा, उस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने देश का जो गोल्डन पीरियड था उसके बारे में जानें। तो यहाँ पे मैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि 321 से लेकर 185, 321 से 185, क्योंकि हम जब पीछे चलते हैं तो फिर हमने घटते आना है, 0 तक आना है। तो 321 से लेके 185 तक जब हम नेगेटिव से 0 की ओर बढ़ते हैं, तो उस पीरियड को मौर्य काल पीरियड कहते हैं। और जब बीसी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम क्राइस्ट का जन्म को वहां पे 0 से स्टार्ट होके हम आगे अपने ये, जैसे आज हम 2021 में पहुंच गए हैं। तो अशोका के टाइम ऐसा था कि जैसे हम सबके दिमाग में आता है, क्वेश्चन भी करते हैं कि पहले तो उन्होंने इतने कत्लेआम करा, इतने युद्ध करे, तो ये जो चेंज ऑफ लाइफ है, जैसे तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि लाइफ इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, निरंतर चेंज होता रहता है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। तो सबकी लाइफ में चेंज आता है। तो जैसे अब, जैसे मैं कह लूं, मैं पीबीएसपी में जुड़ी तो मेरी सोचने में बहुत चेंज आ गया। ऐसे आज इतनी महिलाएं, आज इतनी मेरी बहनें जुड़ी हैं, तो मुझे लग रहा है, मैं आशा करती हूँ कि आपके सब में भी जो सोचने का है वो चेंज, एक दर्शन जो है, एक नजरिया चेंज होता है। और ये नजरिया, ये थिंकिंग स्किल या सोच विचार का ही एक फैक्टर होता है जिससे हमारा देश या हमारा कोई नेशन बनता है, कोई नेशन बिल्ड होता है। अगर हमें सोच विचार करने का जज्बा ही नहीं है तो फिर तो कोई प्रोग्रेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सम्राट अशोक के साथ हुआ। जब वो अपना राज कर रहे थे, उस वक्त क्या था कि ज्यादा से ज्यादा राजाओं को ये होता था कि, क्योंकि उस वक्त कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो होती नहीं थी, सिर्फ व्यापार ही होता था, व्यापार ही होता था। हेलो, हाँ जी, सॉरी, वो ना डिस्टर्बेंस आ रही थी। हेलो, यस मैडम, ऑडिबल, कंटिन्यू। हाँ,
तो उस वक्त जो था कि जो व्यापार ही एक मेन साधन था किसी राजा को अपने राज्य का विस्तार करने का। तो जहां जहां पर भी बंदरगाहें या जहां पर भी ज्यादा व्यापार पॉसिबल था, तो वो हर कोई राजा उस एरिया को युद्ध के माध्यम से अपने अंडर लाना चाहता था। तो इसी मकसद से उन्होंने कलिंगा पर अटैक करा। बट इसमें यह था कि जो एरिया व्यापार के साथ संबंधित थे, उन्होंने सिर्फ उन्हीं 2 एरिया को ही अपने अंडर किया। बाकी जो कलिंगा का पोर्शन था उसको उन्होंने अपने राज्य के अंडर लाने का उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। तो उनका यहाँ से मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका जो मतलब था वो सिर्फ अपना किसी राज्य को जीतने का या किसी लोगों को अधीन करने का उनका आइडिया नहीं था, या उनका तात्पर्य ये नहीं था कि वो किसको अधीन बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाना चाहते थे। तो बट जब जैसे हम देखते हैं कि जैसे वो दोबारा उस युद्ध के मैदान में जाते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितना ज्यादा कत्लेआम हुआ है, और वो वहां से एक उनकी लाइफ में बहुत ही डायनेमिक चेंज आता है। एंड देन ही रिकंस्ट्रक्ट हिमसेल्फ। वो अपनी पर्सनैलिटी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और वहीं से जो गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है, वहीं से जो सब आज हम जानेंगे कि वो कितना अपने आप में बदलाव लाते हैं, और जो भी वो पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, वो सबके सब पहले अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद वो जनता के बीच में लेके जाते हैं। तो इसमें जो मेन ये जो ग्लोरियस पीरियड रहा, जैसे हम अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि देयर इज ओनली वन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री जब हम उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं, और वो मौर्य पीरियड था। ऐसा पीरियड जिसमें बहुजन जो थे, जो हम लोग थे, वो शासनकर्ता जमात बने, और इतना उसमें थिंकिंग स्किल उन्होंने इनकलकेट कर दी थी अपनी प्रजा में कि उसमें ये जो जातियां थी या जो कास्टिज्म था, ऊंच नीच भेदभाव, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अशोका के पीरियड में उन्होंने इतना एफर्ट्स करे, इतना उन्होंने थिंकिंग स्किल जो है वो अपने लोगों तक, वो बेस ग्रास रूट तक लेके गए कि ये जो कास्ट कल्चर था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था उस वक्त। तो ये सब वो किस तरह से कर पाए? वो एजुकेशन, थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन की वजह से, जो 3 मेन फैक्टर हैं, इनको उन्होंने अपने जीवन में धारण करा, और बाद में वो अपने महापात्र के थ्रू, अपने जैसे जो उनके कर्मचारी थे उनके थ्रू उन्होंने अपनी जनता तक ये तीनों सब्जेक्ट वो लेके गए। तो उनका जो विजन था अपनी जनता के लिए, इट वाज जस्ट एज अ फादर। वो उनमें इतना उन्होंने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करा कि वो जनता को अपने बच्चों की तरह उन्होंने मानना शुरू कर दिया, उनके साथ एक क्लोज बॉन्डिंग उन्होंने शुरू करी, और मॉरल वैल्यूज को उन्होंने प्रीच किया। एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज जो हैं वो उन्होंने प्रीच करनी शुरू करी। तो दैट इज द रीजन कि जैसे वो गोल्डन एरा बना, सुनहरी, हम कहते हैं कि सोने की चिड़िया बना। दैट इज द रीजन कि आज जो हम धम्म चक्र देखते हैं अपने नेशनल फ्लैग में, या फिर जो हमारे करेंसी पे जो वो सिंह का निशान है, ऑफिशियल जो नेशनल एम्बलम है, वो एज ए ट्रिब्यूट ही है, एज ए रिस्पेक्ट है टू दैट ग्रेट सम्राट को, कि भारत सरकार ने जो जैसे कह लो कि हमारे द ग्रेट बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये इम्प्लीमेंट किया कि उनका जो सिंह का निशान है वो आज हम जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, अपनी करेंसी में देखते हैं। तो दिस इज द ट्रिब्यूट टू दैट ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। तो बट उसको लाइक वो चिन्ह जो है वो बाबा साहब की बदौलत कह लो बन गए, बट उनको उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो अभी तक बताया नहीं जाता। तो उनका जैसे हम हिस्ट्री में, जैसे वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि भारत देश के 2 ग्रेट पुत्र हुए हैं, बुद्ध एंड अशोका। बुद्ध एंड अशोका 2 ग्रेट सन हुए हैं भारत की धरती पे, जिन्होंने वर्ल्ड को, पूरे विश्व को सिविलाइजेशन दी कि कैसे रहना है। तो लाइक दुनिया मानती है, जैसे जॉन डीवे, प्रोफेसर जॉन डीवे जो बाबा साहब के भी टीचर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वो भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे देशों की यात्रा की, 6 कंट्रीज उन्होंने एजुकेशन फिलॉसफी, उन्होंने 6 कंट्रीज की स्टडी करी। बट जो अशोका की एजुकेशन फिलॉसफी थी उनमें जो अशोका की एजुकेशन फिलॉसफी में उन्होंने बहुत ही बढ़िया दर्शन उन्होंने पाया।
तो ये सोचने की यहाँ पे बात आ जाती है कि हमें हमारे बच्चों को आज अशोका पढ़ाया ही नहीं जाता। तो दिस इज द पॉइंट टू थिंक। तो वही पर आ जाता है कि जो हमारा बहुजन लिटरेचर है वो हमें कहीं भी मनोवादी जो व्यवस्था है, एजुकेशन प्रणाली है, उसमें हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो हमने खुद ही एफर्ट्स करनी है। तो ये मेरा कहने का था। तो जैसे ही वो युद्ध के बाद उनमें एकदम डायनेमिक चेंज आती है, तो वो 3 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। सम्राट अशोक जो थे, अशोका द ग्रेट, वो 3 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। एक तो वो ये लेते हैं कि मैं युद्ध की नीति का त्याग करता हूँ। युद्ध की नीति, युद्ध के जैसे कि किसी पे मैं आक्रमण नहीं करूंगा। और जो हमारे भारत देश की फॉरेन पॉलिसी है, वो भी आज तक अशोका की युद्ध की जो त्याग की हुई पॉलिसी है उसी को अडॉप्ट किए हुए है। अगर आज हम जैसे ठाट से कहते हैं कि हमने कभी पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया, तो ये जो गुण है ये अशोका से आए हैं। तो ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, ये हमारे महापुरुषों, बहुजन नायकों से ही हमारे ब्लड में आज तक पहुंच रहे हैं। तो सेकंड उन्होंने कहा कि मैं वैमनस्यता, विषमता की जो पॉलिसी है, जो ऊंच नीच भेदभाव, जाति भेदभाव जो लेके आता है, वो जो विषमता की नीति है, सेपरेटनेस के अलग अलग करना, बड़े छोटे करना, तो उसका भी मैं त्याग करता हूँ। और मैं समता, स्वतंत्रता अपने उनको लेके आऊंगा, समता, समानता लेके आऊंगा अपने लोगों में। तो थर्ड जो उनका था प्रतिज्ञा, थर्ड प्रतिज्ञा में वो ये कहते हैं कि मैं समस्त जन कल्याण के लिए उच्चतम लेवल की प्रकाष्ठा करूंगा, प्रयत्न करूंगा। मतलब बातों से नहीं करूंगा, प्रयत्न के उच्चतम हायर लेवल पे। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, आज मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैं सिर्फ लेक्चर देके बंद कर दूं, बट अगर मैं प्रैक्टिकली उसके लिए कुछ ना करूं, तो वो उसमें फिर कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो उच्चतम लेवल, जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करूं, तो मैं वो वाला काम करूंगा। मैं अपने प्रयत्नों की प्रकाष्ठा करूंगा, मैं अपनी एफर्ट्स डालूंगा उसमें। तो महज बोलना नहीं, उसमें एफर्ट्स डालना। तो ये 3 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली। और ये क्यों ली? उन्होंने वो वेलफेयर स्टेट अपने प्रजा में लाना चाहते थे। एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने ये 3 प्रतिज्ञाएं ली। तो इसमें यही आ जाता है कि फर्स्ट ही कंस्ट्रक्टेड हिमसेल्फ। उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की रिकंस्ट्रक्शन की, उसके बाद ये 3 ओथ ली और एजुकेट करने का उन्होंने प्रण लिया। तो एजुकेशन, अगर हम बात करें कि व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन इज नथिंग बट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। जो जैसे हमने जन्म लिया, हम रोज कुछ ना कुछ गुड बैड एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, एक्सपीरियंस हमें रोज हो रहे हैं। उनमें से, उन एक्सपीरियंस में से हमने रिकंस्ट्रक्ट करना बेटर, फॉर द बेटर फ्यूचर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ, फॉर द क्वालिटी लाइफ। अगर आज तक मैं जैसे जितने भी 40 प्लस हो गई हूँ, मैंने इतनी डिलीवरीज करी, तो किसी में मैंने, मान लो किसी पेशेंट को मैं अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे पाई, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो वहां पे वहां मेरे से कहाँ चूक हुई, तो उसको सुधारना, एक्सपीरियंस में से ही अपने आप को बेटर एक्सपीरियंस्ड करना, दैट इज एजुकेशन। तो ये उन्होंने अच्छे से उन्होंने अपने जीवन में भी ढाला। इसी को अनुवंशिकी या थिंकिंग स्किल भी कहते हैं। फॉर दी जो हमारा फ्यूचर है वो बेटर बने फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। हमने इस तरह से थिंकिंग स्किल अप्लाई करनी है कि जो हमारा आने वाला जो हमारा समय है वो क्वालिटी लाइफ वाला हो, बेटर हमारी सिचुएशन हो। तो इसके लिए उन्होंने ही स्टार्टेड कोऑपरेशन विद इन द पीपल। अपने लोगों में उन्होंने कोऑपरेशन स्टार्ट करा। और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जो है कि अपनी जो सेल्फ जो अपनी पर्सनैलिटी की रिकंस्ट्रक्शन है, उस पर भी उन्होंने उतना ही जोर दिया जितना उन्होंने लोगों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रेरित किया। सो इसीलिए कहते हैं कि ही डिड नॉट प्रीच्ड व्हाट ही वाज नॉट प्रैक्टिसिंग हिमसेल्फ। जो वो खुद नहीं करते थे, वो उन्होंने दूसरों को करने के लिए नहीं बोला। तो दिस इज द मेन पॉइंट कि हमने, जैसे हम कहते हैं कि जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हमें भी उन दूसरों को वही देना चाहिए। तो चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, जैसे हम बात करते हैं, जब सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। तो इस तरह से ये जो है हमें अशोका द ग्रेट से हमें सीखने को मिलती है। So from Ashoka's philosophy, we learned that he was not only a great king, he was
conqueror, he was a society builder, he was a statesman, administrator, social and religious reformer, and overall he was a philosopher. तो उनका जो दर्शन है वो बहुत, वो जैसे कल भी उसकी वैल्यू थी और आज भी उसकी वैल्यू है। तो जैसे हम देखते हैं कि उस वक्त अशोका मतलब एजुकेशन पे उन्होंने इतना जोर दिया कि उन्होंने किसी अपने प्राय में प्रजा में, जब अपने बच्चों में फर्क नहीं रखा। उन्होंने जो थिंकिंग स्किल जो जो नीचे वाले लेवल, नीचे वाले लोगों के लिए रोक दी गई थी कि कहीं इनके दिमाग ना खुल जाए, कहीं ये सवाल ना करना शुरू कर दें, तो उसको उन्होंने सबके लिए कंपल्सरी करा, फ्री करा और कंपल्सरी करा। तो इतना करा कि हम पढ़ते हैं कि 122 यूनिवर्सिटीज उन्होंने एस्टैब्लिश करी। हम तो जैसे एक दो यूनिवर्सिटी के नाम सुनते हैं, है ना, तो हालांकि इन रियलिटी देयर वर 122 यूनिवर्सिटीज, जो बाद में उन्होंने, हमें पता ही है कि उन्होंने अटैक करवा के वो सबका तहस नहस कर दिया, वो हम सारा जानते हैं। तो जैसे ये जो हमारा मुहावरा है पत्थर पे लकीर, हम कई बार कहते हैं पत्थर पे लकीर, तो पत्थर पे लकीर भी सम्राट अशोक से ही हमें मिली है, क्योंकि उन्होंने जो शिलालेख लिखवाए 84,000 शिलालेख, जो एडिक्ट्स हम बोलते हैं, तो वो भी उन्होंने लाइक कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस पर उन्होंने वो लगाए, खुद उस पे उन्होंने पत्थर के साथ खुदवाया अपने जो उनके विचार थे। जैसे आज हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं, तो उन शिलालेखों में तब उन्होंने लिखवाया था कि अगर किसी मेरे प्रजा के मेंबर को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कभी भी आके कांटेक्ट कर सकता है। दैट मतलब इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो उन्होंने तब खुदवा रखी थी। दैट इज द एक्चुअल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो लाइक वही हो जाता है कि कहने में और करने में जो अंतर है उस वक्त नहीं था, उनकी आइडियोलॉजी में ये कहने और करने में कोई अंतर नहीं था। तो ये 84,000 शिलालेखों में से अभी तक तो हम 300 शिलालेख ही ढूंढ जैसे हमें मिल पाए हैं, उसमें भी क्योंकि वो बौद्ध की लिपि मेरे माइंड से निकल रहा है कि वो जो लिपि है धम्म लिपि में लिखा हुआ है, तो वो उसको कोई हमारे जो ग्रेट स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स फेसबुक पे भी कई बार मिल जाते हैं, अगर आप धम्म के बारे में सर्च करो तो वो उनको रीड करते हैं, दे आर एबल टू रीड, उनको उनका ज्ञान है। जैसे बाबा साहब ने भी धम्म लिपि का ज्ञान किया था, तो उसमें से उन्होंने वो बताया कि उनमें बहुत अच्छा उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइनें, जीवन लाइफ को कैसे जीना है उसका संदेश उन्होंने उसमें लिखवाया हुआ था। जैसे कि एक एडिक्ट्स में उन्होंने लिखा था कि कोई भी किसी भी जीव को मारेगा नहीं। जैसे हम देखते हैं कि ये जो ब्राह्मणी कल्चर है इसमें पशु बलि का उस वक्त बहुत ही ज्यादा, आज भी हम कई बार मीडिया में देखते हैं पशु बलि दी जा रही है, बट उस वक्त तो इसका जैसे कल पीक पे थी, जीवों को मारना, यज्ञ करना, पशु बलि जो था वो एकदम कॉमन और पीक पे था। तो ही वाज द वन जिन्होंने बोला कि कोई भी जीव को मार के बलिदान उसका नहीं करेगा। तो ये उन्होंने जीव हत्या या जीव बलि का उन्होंने रोक लगाई। और उसके बाद उन्होंने जैसे जो औषधि मतलब जो जैसे हम अस्पताल की बात करते हैं, तो वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल बनाए। और इस तरह से उन्होंने जड़ी बूटियां, वनस्पति इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी अपने एरिया में कि जिस एरिया में कोई जड़ी बूटी जिससे कोई औषधि बन सकती है और वो जड़ी बूटी इस एरिया में नहीं है, वो वनस्पति यहाँ पे नहीं है, तो वो उन्होंने बकायदा वनस्पति को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जहां पर वो नहीं नेचुरल तरीके से जन्म पैदा हुई, धरती में नहीं उग रही, तो उन्होंने वनस्पति को लगवाया ताकि लिमिटेड दूर कहीं को किसी को अपने उपचार के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। तो इतना उनका लाइक सोचने का था कि पशुओं के लिए उन्होंने हॉस्पिटल के साथ साथ वनस्पति भी लगवाई खेतों में कि उससे औषधि बन सके। तो ये बहुत बड़ा उनका दर्शन हमें देखने में इसको मिलता है। तो ये सब जो उन्होंने करा, ये सब जो भी करा ये एजुकेशन से करा। तो एजुकेशन जो है अगर हम देखें कि इट इज द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एजुकेशन क्या है? जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ये एबिलिटी हमें हमारी एजुकेशन बताती है। और अगर हमारी एजुकेशन में थिंकिंग स्किल होएगी, तर्क करने का होएगा, हम ये जो कर्म कांड जो हम कह देते हैं कि हमारी किस्मत में तो ऐसे लिखा है,
हमें ये जो भाग्य का जो हम हमारे दिमाग में घर कर रखा है कि भाग्य ने ही मिलना है, हमें कुछ सोचने की, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसके अगेंस्ट उनका बहुत ही अच्छा ये था कि उन्होंने थिंकिंग स्किल जो है वो रूट लेवल, बॉटम तक, वो नीचे तक लेके गए कि ताकि कोई किसी को कोई अपनी किस्मत को ना कोसे, खुद एफर्ट्स करना। तो इसी तरह उन्होंने कुएं भी खुदवाई पानी के लिए, उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, इस सब को उन्होंने, क्योंकि वो हमारे नॉर्थ एरिया में ही थे, तो उन्होंने दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, इस सब को उन्होंने, नॉर्थ और ये जो ईस्ट है इसको कनेक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई। तो इस तरह से बनाई कि महज 16-17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही हमें पानी के जलाशय मिल जाते थे। तो इस तरह से उनका ये बहुत, जैसे हम जब पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी जो चेंजेबल, जो ग्रेट चेंज ला सकती है हमारे देश में, उस फिलॉसफी को, मनुवाद जो है वो हमारे बच्चों तक, आने वाली पीढ़ियों तक वो पहुंचाना नहीं चाहता। इसी तरह उन्होंने मतलब 3 प्रकार के जो रजक, जो अधिकारी कह लो, महापात्र कह लो, उन्होंने वो बनाए हायर रैंक के, मिडिल के और लोअर रैंक के। मतलब इस तरह से उन्होंने अधिकारी रखे कि जैसे अब हम देखते हैं सीनियर प्रेसिडेंट, जूनियर प्रेसिडेंट, व्हाटएवर, तो इस तरह से उन्होंने महापात्र करे कि जो अशोका का मैसेज नीचे तक लेके जाते थे। तो इस तरह उन्होंने कम्युनिकेट किया आखिरी जो उनका आखिरी बॉर्डर तक, जो उनका गरीब से गरीब इंसान कह लो, प्रजा का मेंबर कह लो, तो कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने 3 तरह के रैंक, मतलब हायर, मिडिल और लोअर रैंक के अधिकारी उन्होंने लगाई। तो ये 13वें वर्ष में, जब उनका 13वां वर्ष था उनके राज्यकाल का, तो उन्होंने इस तरह से महापात्रों की नियुक्ति करी। तो ये बहुत हमें यहाँ से सीखने को मिलता है कि सब लोगों के सुख व हित के लिए उनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने सब लोगों का हित देखना है, सुख का काम करना है। कोई वृद्ध है, कोई असहाय है, कोई लेडी है, तो उनका, कोई स्त्री जो काम खुद नहीं कर सकती, तो उनकी हेल्प के लिए उन्होंने इस तरह से अधिकारी नियुक्त किए ताकि प्रजा को जो है वो सुख मिलता रहे। तो ये सब जो है ये हमें एजुकेशन ही सिखाती है। जब हम एजुकेशन में ये पढ़ लेंगे कि कौन सी लाइक हमारी प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरह से हम अपनी प्रजा को सुखी कैसे कर सकते हैं, जब हम अपनी एजुकेशन में ये सीख लेंगे। अब जैसे हम कोरोना की ही बात करें, कोरोना चल रहा है, जैसे थोड़ा सा उसकी वेव कम हुई लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में, तो हमारी सरकारें मंदिर निर्माण करने में लग गई। उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं करे, उन्होंने कोई वैक्सीन की ओर ध्यान नहीं दिया। और जैसे वैक्सीन के ट्रायल मतलब दिसंबर जैन में खत्म हुए, फिर उसको मास लेवल पे इम्यूनाइज नहीं करा लोगों को। इम्यूनाइजेशन हमारी 1-2% हुई थी, वैक्सीनेशन 1-2% हुई थी, और जो सेकेंड वेव है वो हम जानते हैं कि कितनी भयंकर रूप से आई है। तो यहाँ से पता चलता है कि प्रजा के सुख के लिए हमारा राजा जो है, करंट जो हमारे ऑनर्स है, हमारे देश के मालिक बने बैठे हैं, वो प्रजा के सुख के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दर्शन है, जो जैसे आज मैं भी उनका लेक्चर तैयार कर रही थी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे ही उनके जो मैंने बोला कि 300 के करीब शिलालेख हमें मिले हैं। तो उसमें एक दिल्ली टोपरा का शिलालेख है, उसमें वो ज्यादा डिटेल में जो है एजुकेशन की सीख देते हैं, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा वो जोर देते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि जो उनका 26 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, 26 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, उससे वो जीवन जीने का मार्ग वो सीख पाए हैं। और वो धम्म लिपि, वो कहते हैं कि मैंने अपने शासन काल के 26वें साल में धम्म लिपि लिखवाई है, जिसमें जीवन जीने का मार्ग बताया गया है। इसमें वो जैसे ये बताते हैं कि माता पिता जब बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, तो इसको देखो वो कितना अच्छा बताते हैं कि ये जो जनरेशन, आजकल हम जनरेशन गैप की बात करते हैं, तो जनरेशन गैप ना हो, इसलिए वो बताते हैं कि हमें हर हाल में, इन एनी सिचुएशन, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका हमने रिस्पेक्ट करना है, उनका हमने ध्यान रखना है। वी शुड हैव नो एक्सक्यूज कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे हम देखते हैं वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, बट अशोका सेड कि इन एनी सिचुएशन वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। और ये जो रिस्पेक्ट हम अपने बुजुर्गों को देंगे, ये कल्टीवेट होएगी हमारी आने वाली पीढ़ियों में, हमारे बच्चों में। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जनरेशन गैप जो नहीं बनेगा, वो कहते हैं तब कि जनरेशन गैप ऐसे नहीं बनेगा जो आज हम अब मॉडर्न केस में हम देख ही रहे हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि जो हमारे दोस्त मित्र हैं, उनके साथ हमें कभी भी वैर या ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, हमेशा ही
उदारता की भावना रखनी चाहिए, और इसी उदारता की भावना से ही सहयोग या कोऑपरेशन बढ़ेगा, और इसी से ही एक टीम बनेगी, और इसी से फिर हम एक अच्छा जो समाज निर्माण है उसको हम अपने लाइक समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइक डेली टोपरा का जो उनका अभिलेख है उससे हमें जानने को मिलती हैं। इसी में वो एक और बताते हैं कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड is not possible without the intense love with धम्मा। धम क्या है? जब हम बुद्ध को पढ़ते हैं तो जो धम है that is not धर्म, वो रिलीजन नहीं है। धम is only, अगर एक लाइन में हम बात करें तो वो जीवन जीने की जांच है। What is धम? धम is how to live, how to behave with our neighbors। तो वो इस पे कहते हैं कि अगर हम अपने इस दुनिया में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं तो हमें इंटेंस बहुत सारा लव इस धम के प्रति लेके आना पड़ेगा, इस धम के प्रति लगाव और तड़प रखनी होगी, बुद्ध का धम। तो ये वो उसमें लिखवाते हैं। एक वो लिखते हैं रिगरस सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ अपना जो सेल्फ एग्जामिनेशन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ क्या मैं खुद कर भी नहीं हूँ। तो खुद की कठोर परीक्षा उन्होंने बोला कि हमें लेनी होगी। खुद की कठोर परीक्षा जो है दैट इज द इनिशियल स्टेप टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हमने अपनी लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करना है तो हमें सबसे पहले अपना जो है खुद का इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, so that we can improve our quality of life in future। तो इसी तरह to achieve the moral values, ethical values, तो हमें सेल्फ जो इंट्रोस्पेक्शन है वो बहुत जरूरी है। इसी तरह उन्होंने बोला है कि जो ग्रेट फियर ऑफ सिन, सिन मतलब पाप से हमें बहुत डर लगना चाहिए। हम क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद में माथा टेकाते हैं, आके हम पाप उतने शुरू कर देते हैं, तो उससे हम डरते नहीं है। कहने को हम भगवान से डर रहे हैं, बट जो गलत काम वो हम करते जा रहे हैं। तो ग्रेट फियर ऑफ सिन, ग्रेट फियर ऑफ सिन, उन्होंने बोला कि हमें पाप कभी भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए और कम से कम हमें गलत काम करने चाहिए। और एक उन्होंने बोला फिफ्थ पॉइंट इसमें एक्सेसिव जील, के जील मतलब एक खुमारी या एक क्या कहें कि भी एकदम हमारे भूत सवार होना चाहिए हमारे दिमाग पे भी, हाँ भी हमने अच्छा ही करना है। मॉरल वैल्यूज के प्रति हमारा इतना मतलब रिस्पेक्ट होना चाहिए कि भी हम सारा दिन हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव ही करें। तो दिस इज ऑल पॉसिबल ओनली विद एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल। तो ये वो कहते हैं कि ये जो धम्म का उपदेश है ये निरंतर हमें अपने आचरण में करना चाहिए। इसी से निरंतर हमें, ये नहीं कि हमने आज कर लिया कल कर लिया फिर बीच में हमने ब्रेक ले ली, निरंतर हमें अपनी डे टू डे लाइफ में धम्म का आचरण करना चाहिए। इसी से हमारा जो जीवन है वो समानता और स्वतंत्रता का बनेगा, और इसी से हमारी जो धम्म की जो चाहत है, जैसे हम अपनी बढ़ाएंगे मॉरल वैल्यूज हमारी बढ़ेंगी, और तभी ये जो हमारी जो सोसाइटी है उसको हम एक पीसफुल सोसाइटी का निर्माण करने में उसकी हम हेल्प कर पाएंगे। तो फॉर द पीसफुल सोसाइटी हमें धम्म का जो आचरण है वो डेली करना है। और एक उन्होंने बहुत अच्छा इसमें है कि अब है दिया मतलब जानवरों के लिए उन्हें अब है कि जानवरों को हमसे भय ना लगे। जैसे उस वक्त हम देखते हैं कि शिकार करना, जानवरों को मारकर खाना, तो जानवरों के लिए उन्होंने बोला कि हमें अभय की नीति अपनानी चाहिए कि जानवर मनुष्य को देख के डरे ना। तो ये भी सबसे पहले उन्होंने अपनी रसोई से शुरू करा, अपनी किचन से शुरू करा कि उन्होंने खुद मांस खाना छोड़ा, और तब उन्होंने बाकियों को भी इसको इम्प्लीमेंट करने को बोला। तो दिस इज ऑल टू इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड इससे ही हमारी जो इंडिविजुअल एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, और इसी से ही हम एक सोशल एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो था कि थोड़ा व्यय एंड थोड़ा संचय। व्यय का यहाँ पे मतलब है थोड़े शब्द, कि जब हमने अपनी बात रखनी है तो कम से कम शब्दों में रखनी है, दैट विल बी मोर इफेक्टिव ऑल्सो। और उससे हम कई बार कुछ गलत बयान करने में से भी चूक जाते हैं, भी कुछ गलत नहीं बोल पाते। तो थोड़ा ही व्यय, थोड़ा ही शब्दों में बोलना है, और थोड़ा संचय भावनाएं, कि हमने इमोशंस में नहीं बहना, तो इमोशंस पे हमने कंट्रोल करना है। तो दीज टू आर द सीक्रेट ऑफ लाइफ। इनको थोड़ा ही व्यय और थोड़ा ही संचय, कम शब्द बोलना
और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना, इसको उन्होंने सीक्रेट ऑफ लाइफ बोला। तो इस तरह जब हम अशोका का पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह उन्होंने नीचे के नीचे लेवल तक भी उन्होंने, और जानवरों तक के लिए उन्होंने सुविधाएं करी, और एजुकेशन उन्होंने कंपलसरी करा, और कोई फर्क नहीं रखा, कोई डिफरेंस नहीं रखा कि ये मेरी प्रजा है या ये मेरे बच्चे हैं। और जैसे हम आगे जाके पढ़ते हैं कि उन्होंने जो उनका महेंद्र उनका पुत्र था और उनकी जो बेटी थी, वो दोनों को वो धम्म के उपदेश के स्प्रेड के लिए, कि धम्म जो है उसको स्प्रेड किया जाए, उन्होंने श्रीलंका भेजा। पहले उनके पुत्र जाते हैं, फिर उनकी बेटी जाती है, क्योंकि वहां पे जो श्रीलंका में वुमेन का धम्म स्टार्ट करना था, तो वहां पे एक वुमेन लाइक भिक्षु, धम्म भिक्षुणी चाहिए थी, तो वो अपनी बेटी को सौंपते हैं, और यहाँ से वो एक बोधि वृक्ष की वो एक डाली लेके जाते हैं, और वहां पे वो फिर वो वृक्ष वहां पे लगता है। तो ये बहुत उनका लाइक डेडिकेशन कह लो। और इसमें वो ये भी अपने बच्चों के लिए एक स्टेटमेंट भी देके जाते हैं कि ये जो भलाई का काम है, ये सबसे कठिन काम है। जब हम पहली बार भलाई का काम करते हैं तो वो सबसे कठिन होता है, बट हम उसमें कामयाब होते हैं। और अगर मेरे आने वाली पीढ़ियां ये भलाई का काम करती रहेंगी, अनंत समय तक अगर वो करती रहेंगी, तो वो कल्याणकारी होएगा समाज के लिए। और अगर वो जो मेरे पुत्र पौत्र आने वाली सारी पीढ़ियां अगर वो धम्म की उसको त्याग कर देती हैं, तो वो पाप के भागी बनेंगे। तो इस तरह सहकारियों जो मेन है वो यही निकल के आता है कि हम सोचते नहीं है, हमने जो आज हमारी हालत है, हमने इसको मान लिया है, हमने मान रखा है कि हाँ जी हमारा तो कोई लाइक इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। तो ये सीख जो है, जैसे मैंने पहले बोला कि इसके बाद भी बहुत सारे जैसे हम कहते हैं कि 100 के ऊपर हमारे महापुरुष हैं, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु जी, गुरु रविदास जी, कबीर जी। तो ये इन सबका जो दर्शन है, जो एजुकेशन फिलॉसफी है, जो हम पीबीएसपी के माध्यम से आगे वाली क्लासेस में हम जान पाएंगे, तो ये हमें अपने एजुकेशन प्रणाली में इनको हमें नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हम तो फिर अपने किस्मतवाद से निकल जाएंगे। ये जो हमारा किस्मत का हमने अपने दिमाग में घर कर रखा है कि जी हाँ जो किस्मत में लिखा है वही होना है, मेरी हिम्मत से तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो किस्मतवाद से हमें निकालेगा वो हमारा जो बहुजनों का जो लिटरेचर है, एजुकेशन फिलॉसफी है, जो बाबा साहब का जैसे जो वो हमें आखिर में धम्म का पल्ला पकड़ा कर गए हैं, तो उसके नजदीक हमें जाना चाहिए। तो इसी संदेश से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ कि अशोका को जब हम पढ़ते हैं तो वो महज एक राजा या एक सम्राट नहीं थे, वो एक सामान्य वर्ग के जो इंसान होता है, वो एक उनमें दो रूप थे, एक राजा का रूप था और एक सामान्य जो आम इंसान होता है उसका भी उनमें दो रूप थे। और वो दूसरा रूप वो अपने आखिर के मतलब नीचे तक वो लेके जाते हैं, और वो एकदम क्लोज एसोसिएशन बनाते हैं, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और जिससे वो इतना बड़ा साम्राज्य बहुत ही कम सैन्य बल और बहुत ही कम पुलिस बल के चलते उनके समय इतना ज्यादा विश्वास हो गया था जनता में कि उनको बहुत ही कम पुलिस बल या सैन्य बल की जरूरत पड़ती थी। तो आज हमारे पास इतना अभी जैसे पंजाब की मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, तो पंजाब में हमने देखा है पिछले दिनों के हमारे पुलिस वाले बंदे ही जो हैं वो एक विडो को हरास कर रहे हैं कि यू शुड कम विद मी, यू शुड हैव फिजिकल रिलेशन विद मी एंड देन मैं आपको कोई इंसाफ दिलाऊंगा। तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ थिंकिंग स्किल। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जो दिमाग के जो क्लोज डोर है उनको खोलें, और ये जो एजुकेशन फिलॉसफी है, जो विचार दर्शन है अशोका का, उसको हम सारा पढ़ें और उनको अपने जीवन में ढालें। थैंक यू प्रियंका जी। ओवर टू प्रियंका जी।